हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ये जो प्यारा सा चैप्टर था फ्रीडम। तो इसमें आपने फ्रीडम को हर डायमेंशन से देखने की, समझने की कोशिश की है। आपने डेफिनेशन को देखा, कॉन्स्टेंट्स को समझा, कॉन्स्टेंट्स क्यों जरूरी है, कॉन्स्टेंट्स कैसे तय करोगे, हार्म प्रिंसिपल को पढ़ा। ये सारी चीजें जो है आपने यहां पर देख ली। एक आइडियोलॉजी को समझा आपने, लिबरलिज्म को। तो इतना सब कुछ जानने के बाद में, समझने के बाद में आप किस कंक्लूजन पे आओगे? आप इस कंक्लूजन पे आओगे कि फ्रीडम एक बहुत बेसिक राइट है, ठीक है, बहुत एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ये सारी कहानी आपने पढ़ी, जानी, समझी। अभी जो लास्ट टॉपिक है ना, इसको भी उसी प्रेम से, उसी सद्भाव से पढ़ना, समझना, ठीक है। क्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम की जब आप बात करते हो ना, तो फ्रीडम जैसे आपके फंडामेंटल राइट में भी है, तो वो मल्टीपल डायमेंशंस पे है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम टू मूव अराउंड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक, आप कंट्री में कहीं भी घूम सको, ये भी तो एक फ्रीडम है। फिजिकल फ्रीडम की बात की जा रही है। तो उस फिजिकल फ्रीडम से ज्यादा मायने क्या रखती पता है? मेंटल फ्रीडम, या फिर कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने सोच को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ, अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ, तो वो भी फ्रीडम का एक क्रूशियल, एक एसेंशियल पार्ट है। हम उसे समझने वाले हैं। और अब आप और हम कौन होते हैं? समझने वाले, समझाने वाले, ठीक है। तो हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जॉन स्टुअर्ट मिल का एग्जांपल लेंगे, उनके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो क्या कहना चाह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में। आगे समझ में, टॉपिक समझ में आ गया ना, रिलेट कर लिया, कनेक्ट कर लिया है, तो आगे चीजें एकदम मक्खन की तरह जाने वाली है, ठीक। देखो क्या है, तो अंडरस्टैंड द हेडिंग। आई होप यू गॉट द हेडिंग। आगे क्या है? रिलेट विद द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अभी जब मैंने आपको पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट समझाया था, तो पॉजिटिव लिबर्टी में एक बात बताई थी मैंने आपको, बहुत प्यारी बात बताई थी। क्या? कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है, तो उसमें फ्रीडम टू की बात की जाती थी, और जो नेगेटिव लिबर्टी की बात थी, तो उसमें फ्रीडम फ्रॉम से बात की जाती थी, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जब हम आते हैं ना, और नेगेटिव लिबर्टी के साथ जोड़ के देखते हैं उस चीज को, तो नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से इंडिविजुअल क्या चाहेंगे? वो अपने मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को बढ़ाना चाहेंगे। तो अब क्या वो मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में ये वाली फ्रीडम आती है, नहीं आती है? 2 मिनट के लिए सोचो बस। अभी तक आया समझ में? क्या बताया मैंने कि आपको पता है कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जो है, इंडिविजुअल्स क्या चाहेंगे कि उनका मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एक्सपेंडेड रहे, ठीक है। अब ऐसा कौन सा एरिया आएगा? जैसे क्या आएगा कि मुझे कौन से कपड़े पहनना है, किस कलर के कपड़े पहनना है, वो तो मेरा मिनिमम एरिया ऑफ इंटरफेरेंस में आ जाएगा। लेकिन वही चीज स्कूल में बदल जाती है। स्कूल में आपको क्या मतलब एक कोड फॉलो करना पड़ता है कि हाँ, आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक। तो उस तरह से क्या है, सवाल एक ये भी आता है कि क्या मैं क्या सोचूं या ना सोचूं, क्या मैं बोलूं या ना बोलूं, वो एरिया मेरा मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचो 2 मिनट के लिए कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंसान के मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में डाल देना चाहिए, ठीक है। आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा होगा, थिंकर्स ने भी सोचा होगा। तो वैसे ही जेएस मिल ने भी सोचा होगा। जेएस मिल ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया इस चीज के ऊपर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड कम अंडर द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और नॉट। तो जेएस मिल क्या कहते हैं, देखो। जेएस मिल set out good reasons why freedom of expression should not be restricted, ठीक है। तो एक चीज तो समझ आ गई आपको, क्या? कि ये जो इंसान है, इन्होंने बोल दिया भैया फ्रीडम सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर झंडा किसका लहराएगा? फ्रीडम का लहराना चाहिए। तो जेएस मिल क्या बोलते हैं? जेएस मिल कौन? तो पॉलिटिकल थिंकर एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो इनका यह मानना था कि जेएस मिल सेट्स आउट गुड रीजंस व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। इनका यह कहना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंसान के मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में ही डाला जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कभी रिस्ट्रिक्ट मत करो। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोलना चाह रहे हो, उस चीज की आपको पूरी पूरी आजादी दी जाना चाहिए। आप चाहे गलत बोलो कुछ भी, लेकिन आपको उस चीज की आजादी दी जानी चाहिए, ठीक है। क्यों? सवाल यह आता है कि आप, हाँ, हमने आपकी बात मान ली, आप बोल रहे हो कि इंसानों को बोलने दिया जाना चाहिए, ठीक है, सबका मुंह है, सब बोलेंगे, लेकिन क्यों बोलने दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों आप इस आइडिया को क्या कह सकते हैं, क्यों इस आइडिया के फ्लैग बियरर बन रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं कि हाँ, सबको बोलने की आजादी होना चाहिए, ठीक है। तो ही ऑफर्ड अ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन।
तो इन्होंने क्या किया है कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, मतलब आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, हर चीज को आजादी मिले, हर चीज को फ्रीडम मिलना चाहिए, हर चीज को मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में डाला जाना चाहिए। उसके लिए वो क्या करते हैं, ही ऑफर्ड 4 रीजंस, ठीक है, वो 4 रीजन देते हैं व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर दोज हु एस्पाउस आइडियाज दैट अपीयर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। समझो, गहराई समझना टॉपिक की, ठीक है, डूबते चले जाओगे, इतना गहरा टॉपिक है ये। क्या कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंसान का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो जेएस मिल जो है, ठीक है, जेएस मिल जो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर हैं, वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ भैया, मतलब पूरे क्या कहते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्स्टेंट्स नहीं होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे अलाउ किया जाना चाहिए इंडिविजुअल को। तो वो 4 रीजंस देते हैं, ठीक है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो भी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। क्या है 4 रीजन? देखो, पहला, देखो ये बॉक्स में डिटेल दी है आपको, क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है आपने बोल दिया, सर ने बोल दिया नहीं आएंगे तो पढ़ के नहीं जाए, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। आ भी सकते हैं, अगर टीचर इंटरनल क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्वेश्चन आएगा भी इस पे, ठीक। लेकिन इस चीज को समझोगे तो आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप होंगे, और जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप 8 मंजिला इमारत भी बना सकते हो उस पे। तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखना, बाकी सब मोह माया है, ठीक। तो देखो यहां पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए? जेएस मिल 4 रीजन देते हैं। पहला, सुनो, प्रेम से सुनना, ठीक है। पहला क्या है? फर्स्ट, no idea is completely false. What appears to us as false has an element of truth. If we ban false ideas, we would lose that element of truth they contain. आया समझ में? पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। जिसको पढ़ के समझ में नहीं आया उनके लिए एग्जाम्पल भी आएगा, ठीक है, सब्र करो। देखो क्या है, तो जेएस मिल पहला रीजन तो ये देते कि जगत, अगर आप क्या करते हो, किसी को भी बैन करते हो कुछ बोलने से, या फिर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप एक ट्रुथ का जो एक एलिमेंट होता है ना, उसे छुपा दे रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि उसे ऊपर आने ही नहीं दे रहे हो। एक आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ग्राउंडेड एग्जांपल है, कनेक्ट करना, ठीक है। सबने बचपन में वो कहानी सुनी है ना कि एक गडरिया रहता है, तो वो गडरिया क्या बोल देता है कि वो भेड़े जब लेके जाता है चराने, तो वो गांव वालों को परेशान करने के लिए बार बार क्या बोल देता है कि लोमड़ी आ गई, और या फिर कह सकते हैं वो सियार आ गया, वुल्फ आ गया, और उसने क्या ले गया, जो भेड़ें थी, शिप्स जो थी, तो उन्हें ले गया, ठीक है। तो इस तरह से वो झूठ मूठ बोल देता था। अब हम इस कहानी से क्या सीखे? देखो, तो कहानी से हम ये सीखे कि वो लड़का झूठ बोल रहा था, ठीक है। अब लेकिन जेएस मिल की थ्योरी में उसको सेट करो एग्जांपल को, तो जेएस मिल क्या बोलते हैं कि अगर कोई झूठ भी बोल रहा है तो उसमें एक एलिमेंट होता है सच का। अब यहां पे क्या सच का एलिमेंट? तो देखो, लड़का झूठ बोल रहा था कि वो क्या कह सकते हैं, लोमड़ी जो थी या फिर जो वुल्फ था वो आया नहीं था, ठीक है। लेकिन वो लड़का जब ये कहानी सुनाता था, झूठी मूठी कहानी भी, तो उसमें एक एलिमेंट तो ये था कि अगर वुल्फ आएगा तो वो भेड़ को लेके जाएगा, ये तो सच था ना, ये तो एक कह सकते हैं कि नेचुरल ट्रूथ हो गया। तो इस तरह से जेएस मिल बोलता है कि कोई अगर झूठ भी बोल रहा है तो उसे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक एलिमेंट होता है ट्रुथ का। आया समझ में? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने आपको यहां पे क्या बताया, ही ऑफर्ड 4 रीजंस, 4 रीजंस देते हैं वो कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझो क्या है, तो सेकंड, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, ठीक है, इट इज ओनली थ्रू अ कंफ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज दैट ट्रूथ इमर्जेस, इवोल्यूशन ऑफ वन फ्रॉम अनदर। समझो, देखो, जिन लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया आप लोगों को भी एग्जांपल से समझाता हूं। जेएस मिल कहते हैं सेकंड पॉइंट में कि सच जो होता है ना, आसमान से नहीं गिरता है। सच जो होता है आसमान से नहीं गिरता है, रात होती है तभी क्या होता है, दिन होता है। मतलब हमेशा, जैसे हम कहते हैं अच्छाई है तभी बुराई है, ठीक है, भूत है ना इसीलिए भगवान है, तो वही कंसेप्ट है। जेएस मिल क्या कहते हैं कि ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, इवोल्यूशन होता है ट्रूथ का भी, कुछ गलत है कुछ झूठ है इसीलिए कुछ सही है, ठीक है। तो इस सेंस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा तभी लोग क्या करेंगे, कंट्रास्टिंग ओपिनियंस प्रेजेंट करेंगे। कोई झूठ बोलेगा और उस झूठ के अगेंस्ट में सच आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट में वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। क्लियर हुआ ये? थर्ड पॉइंट देखो, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड रीजन विच ही ऑफर्ड? तो ट्रुथ ऑलवेज runs the risk of being reduced to an unthinking cliche, ठीक है। It is only when we expose it to the opposing views that we can be sure that this idea is trustworthy. समझो भैया, अच्छी तरह से समझना, ठीक है, कि ट्रूथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू अनथिंकिंग क्लीशे।
सच तो सच होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, एग्जांपल समझो अपने आप, ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं, इस चीज को आप मान के चले हो, बचपन से मान के चले हो। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2 और 2 5 होते हैं, तो बोलोगे सर इसीलिए आप सोशल पढ़ा रहे हो क्योंकि आपको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, ठीक। तो ट्रुथ क्या होता है, एक अनथिंकिंग क्लीशे की तरह हो गया। क्लीशे क्या मतलब, वो जो बात बार बार बोली जाती है जिस पर हम ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, हम मान ही लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम उसको इस तरह से ट्रुथ के बारे में सोचेंगे ही, हम 2 और 2 4 होते हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिंग व्यूज आएंगे, समझना, इट इज ओनली व्हेन इट इज एक्सपोज टू अपोजिंग व्यूज। अपोजिंग व्यूज कैसे, जैसे मैंने बोला 2 और 2 5 होते हैं, अब आप 4 बोल रहे हो, मैं 5 बोल रहा हूं, कौन सही है कौन गलत है, दिखती बात है मैं गलत हूं। लेकिन जब ये अपोजिंग व्यूज निकल के आए सामने, हमने अबैकस पे क्या करके देखा, वो दो गोटी जो रहती, 2 बीन्स, उनको 2 और 2 के साथ में जोड़ा, और इधर 2 और 3 को जोड़ा, 5 देखा, तो हमने बोला कि 5 होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप सच के सामने एक अपोजिंग व्यूज नहीं लाएंगे, तब तक क्या रहेगा, तब तक सच जो है एक तरह का क्या रहेगा, अनथिंकिंग क्लीशे की तरह माना जाएगा, ठीक है। ट्रुथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू अनथिंकिंग क्लीशे। तो उसको और लेजिटिमेसी देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जैसा टीम इंडिया है, आपको पता है टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक उसके अपोजिंग में कोई सी दूसरी टीम नहीं आएगी तो हम कैसे बोलेंगे कि अच्छा परफॉर्म करती है। जब वो अपोजिंग टीम्स को हराएगी तभी हम बोलेंगे ना अच्छा परफॉर्म करती है। तो उस तरह से क्या है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, तभी लोग अपोजिंग व्यूज लाएंगे, और तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। चलो चौथे पॉइंट पे आते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। समझना ये वाला पॉइंट भी, वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। वेरी ऑफन आइडियाज दैट वर कंसीडर्ड फॉल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बाय द एंटायर सोसाइटी वर सप्रेस्ड एंड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू लेटर ऑन, ठीक है। अब स्टेटमेंट से जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया अभी एग्जांपल लेते हैं हम। क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि कुछ चीजें क्या होती है, कुछ चीजें तो गलत हैं, ठीक है, और सोसाइटी क्या कर देती है, उन आइडियाज को सप्रेस कर देती है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि यार वो आइडियाज सही थे। बाद में क्यों समझ में आता है, क्योंकि बाद में आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब अलाउ किया तो लोगों ने फिर सच को एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी। आपने एक बार एक आइडिया को दबा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडिया सच नहीं है, उसके अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होगा। पहले पॉइंट से रिलेट करो। इसका एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। कोपरनिकस ने क्या बोला कि अर्थ जो है, अर्थ क्या करता है, सन के आजू बाजू चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि सन अर्थ के आजू बाजू चक्कर लगाता है। अब इतनी ज्योग्राफी पढ़ ली है ना आपने 10th क्लास तक, तो क्या होता है कि पहले जो सोसाइटी थी, कहां की, जो हम डार्क एज में, जो मैंने आपको बताया था कि जब चर्च की अथॉरिटी थी, यूरोपियन हिस्ट्री जो लिखी जा रही थी, तो वहां पे सब कुछ चर्च और पोप के हिसाब से चलता था। तो उन लोगों ने कोपरनिकस को बोला ये कैसा बुड़बक इंसान है। क्यों? क्योंकि सन, हम तो क्या देखते हैं कि सन इधर से ईस्ट से आएगा, वेस्ट में डूब जाएगा, ठीक है, हम इस तरह से देखते चलते हैं। तो इस सेंस में क्या हुआ, इस सेंस में अगर आप समझोगे तो कोपरनिकस तो सही बोल रहे थे, लेकिन क्या कर दिया, सोसाइटी ने उस ट्रुथ को सप्रेस करा, और बाद में फिर जब और रिसर्चेस की गई तो वही आज सच है। तो इस तरह से क्या है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अलाउ करना पड़ेगा, ताकि आप जिस चीज को गलत बोल के दबा रहे हो, क्या पता उसमें एक सच का एलिमेंट छुपा हो, ठीक है। तो ये 4 रीजंस जो हैं, आ गए चारों रीजन समझ में। देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, इस चीज को हम स्किप कर सकते थे, लेकिन स्किप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग में फाउंडेशन बिल्डअप करने में आपकी मदद करने वाली है, ठीक है। तो ये 4 रीजंस जो है, ये 4 रीजंस किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, ये 4 रीजंस जे स्मिल के द्वारा दिए गए। और वो क्यों दिए गए, तो ही ऑफर्ड 4 रीजंस व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा तो लिखोगे ना, 4 पॉइंट है या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो लेके आना पूरे 5, नाक मत कटवाना, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं हम कंक्लूड अगर करें तो, सोसाइटी दैट कंप्लीटली सप्रेसेस ऑल आइडियाज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे runs the danger of losing the benefit of what might turn out to be very valuable and knowledgeable। इस पॉइंट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो अगर आप क्या कर देते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे आइडियाज को सप्रेस कर दोगे जो बहुत यूजफुल, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। आगे ना समझ में। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझानी थी, अभी स्टार्टिंग ही है। अब टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपको क्या समझ में आता है ये बताओ, ठीक है। इन जनरल लेमैन डेफिनेशन में आपसे पूछा जाए अगर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आएगा, तो आप ये बोलेंगे कि सर हम जो सोच रहे हैं उस चीज को हमें एक्सप्रेस करने की आजादी हो। आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि स्कूल की
छुट्टियां अब एक साल तक क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक साल तक तो ये कोरोना वाले लॉकडाउन में क्या रहा है, स्कूल पूरा बंद ही रहा। तो अब जब स्कूल जब भी खुलेगा तो अब कोई छुट्टियां नहीं दी जाना चाहिए। यह आपका सोचना है, जरूरी नहीं कि हर इंसान इससे एग्री कर जाए। कुछ स्टूडेंट्स आज भी ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि चलता रहे कोरोना, ठीक है, स्कूल ना भी खुले तो भी चल जाएगा। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाओ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसे माना जाए नहीं माना जाए वो एक अलग इशू, सेकेंडरी चीज हो जाती है। प्राइमरी क्या है, दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट, ठीक है, ये चीज हो गई। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। अब आपकी बुक में जो कुछ एग्जांपल दिए हैं तो उन एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं, ठीक है। आपकी बुक में क्या एग्जांपल क्या दिया है कि देयर आर डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स इन रिसर्च जर्नल्स, ठीक है। तो आपकी बुक में जैसे एग्जांपल दिए, अभी बहुत सारे यहां पे मैं बताऊंगा सारी चीजें, ये कि कंटिन्यूसली आपने देखा होगा प्रोटेस्ट होता रहता है, ठीक है। अब बुक जब लिखी गई थी उस टाइम पीरियड की ये सारी चीजें हैं। तो आज के रिसेंट में जैसे हम आपको बताएं तो स्पेसिफिक कम्युनिटीज डिमांड करती है कि पिक्चर को रिलीज मत होने दो, ठीक है, इस राइटर की बुक को पब्लिश मत होने दो, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूस डिमांड्स होती है यहां पे टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स, एकेडमिक आर्टिकल्स, ये सारी चीजें। तो अब बताओ, इज इट जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल है या नहीं है, ये बताओ, ठीक है। अब इसको आप कहां से जोड़ के देखना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़ के देखना कि जिसने वो बुक लिखी है, जिसने वो फिल्म बनाई है, उस इंसान के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उन्होंने सोचा और लोगों को बताने की कोशिश की, ठीक है, उन्होंने सोचा और लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन उसे बैन करने की जब डिमांड उठ रही है तो क्या वो जस्टिसेबल है, क्या उसे बैन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। ये स्टेटमेंट समझ लो, परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कि जस्टिसेबल नहीं होता है कि आप हमेशा चीजों को बैन करो। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम को जो आपने ब्रॉड आइडिया पढ़ा तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक फंडामेंटल बेसिक आइडिया होता है, एक वैल्यू होती है जिसे क्या किया जाना चाहिए, जिसे लोगों को अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस। अगर मैं कुछ गलत कह भी रहा हूं जो शायद सच नहीं है, मतलब फॉल्स है, ठीक है, तो भी सोसाइटी को क्या करना होगा, इनकन्वीनियंस बियर कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्म, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, और एक चीज बता देता हूं, नहीं तो आप मेरे सिर पर नारियल फोड़ दो, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, ये जेएस मिल के आइडिया से देख रहे हैं हम। जेएस मिल के आइडिया के हिसाब से देखिए तो आपको हार्म प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बताया था कि हार्म प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया था कि अगर रिगार्डिंग एक्शन है भी, ठीक है, मतलब मैंने अगर मान लो डीजे बजा भी दिया रात में, ठीक है, तो डीजे बजा दिया तो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, तिहाड़ जेल में पहुंचा दोगे कि बस अब इनको फांसी लगाना है, ठीक है। अगर वो हार्म, अगर माइनर हार्म है कि लोगों को बहुत ज्यादा मेजर हार्म नहीं हो रहा है, हार्म अगर माइनर है, हार्म प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं आपको हार्म पहुंचा रहा हूं अपनी एक्शन से जो कि हार्म माइनर है, तो उसमें लीगल एक्शन, यूज ऑफ फोर्स बाय लॉ तो होना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सोसाइटल डिसअप्रूवल होना चाहिए। तो वो सोसाइटल डिसअप्रूवल की बात करते थे जेएस मिल। तो यहां पे भी वही बोलते हैं कि अगर कोई अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके चलते सोसाइटी को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सह लेना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सह लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट, ठीक है, लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। और मतलब इस तरह का जो आइडिया है ना, ये कि सोसाइटी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते थोड़ा सा इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टॉलरेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ये आइडिया जो है तो वोल्टायर के वर्ड्स में सबसे बेहतर सूट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके शब्द को समझना, ये स्टेटमेंट दिल को छू जाएगा आपके, ठीक है। क्या है, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, ठीक है, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। आप क्या बोल रहे हो, मैं उससे डिसअप्रूव करता हूं, मैं बिल्कुल आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन यह आपका अधिकार है कि आप बोलो उस चीज को, और आपके उस अधिकार को दिलाने के लिए मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो ये आइडिया जो है ये एक्सट्रीम कह सकते हैं टॉलरेंस को शो करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वेस्टर्न कंसेप्ट जो, या फिर कह सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का जो आइडिया है, क्लासिकल लिबरलिज्म में जो फ्रीडम का स्टैंड था, उस चीज को वोल्टायर अपने वर्ड्स में शो करने की कोशिश करते हैं। आया ना समझ में? तो ये मैंने आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक थोड़ा सा फाउंडेशन दिया है, ठीक है। अब इस चीज को अगर यहां पे देखोगे तो इंसिडेंट्स विच शोज द डिनायल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर बीइंग कंटीन्यूअस डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स।
तो कुछ इंसिडेंट्स जैसे यहां पे दिए गए हैं। दीपा मेहता वॉज नॉट अलाउड टू मेक अ फिल्म अबाउट विडोज इन वाराणसी, ठीक है। तो जैसे वाटर एक मूवी है, पुरानी मूवी है, शायद 2007 वगैरह में आई थी। तो दीपा मेहता जो है, ठीक है, वो पहले ये मूवी वाराणसी में बनाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, कंटिन्यूस प्रोटेस्ट और इन सारी चीजों के चलते फिर उन्होंने ये मूवी उन्हें मतलब बनाने ही नहीं दी गई वाराणसी में। मूवी तो बनी लेकिन उन्होंने फिर दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन, सारी चीजें करी, ठीक है। तो ये जो है, अब लोगों ने क्यों अपोज किया होगा सोचो, वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। दीपा मेहता चाहती थी कि विडोज का जो प्लिथ है, जो उनको परेशानियां सहनी पड़ती है, किस तरह से रिलीजियस प्लेस में विडोज की जो पोजीशन है बहुत डिग्रेडिंग है, तो इस चीज को वो शो करना चाहती थी। लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट क्या किया कि जब आप ये शो करोगे, आप तो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे शो कर दोगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंडिया की इमेज क्या होगी, एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, देखो लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, दीपा मेहता अपना ओपिनियन दे रही थी क्या कि मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली उन्हें वाराणसी में बनाने नहीं दी जाती। रामायण रीटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन, ठीक है, ऑब्रे मेनन के द्वारा जो बुक लिखी गई है, तो वो भी उसी तरह से है कि रिलीजियस लाइंस पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उन्हें ये बुक नहीं लिखना चाहिए। और उससे बेहतर एग्जांपल क्या हो गया कि सनेटिक वर्सेस बाय सलमान रुशिद, ठीक है, कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। अब सलमान रुशिद ने जो अपनी बुक लिखी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, ओपनली अलग अलग रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे मतलब अपना व्यू पॉइंट देते हुए क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है, और लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट भी हुए। तो इस कारण से क्या है, सलमान रुशिद के ऊपर तो मतलब हमेशा ही कंट्रोवर्सी रहती है, इनके प्लेस देख लो, ठीक है, ये कुछ बोल भी देते तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हैं कि मैं अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। अब इस चीज को अगर आप किसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, जेएस मिल के पर्सपेक्टिव से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, ठीक है, तो वहां पे वो कैसे देख रहे हैं कि सोसाइटी को इनकन्वीनियंस बियर करना चाहिए, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो सुनो, उन्हें आजादी दी जाना चाहिए एक्सप्रेस करने की अपनी फ्रीडम को, ठीक है। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, तो वही कहानी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इस पिक्चर के साथ में है। और मी नाथुराम बोलते, तो अब जैसे नाथुराम गोड्स, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया है तो वो गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाथुराम गोडसे का भी अपना एक स्टैंड था, और जब उस स्टैंड को दिखाने की कोशिश की गई तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो उसके चलते क्या होता है, ऑल वर बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने दिए ना, ये सारे एग्जांपल क्लासिकल एग्जांपल है किस चीज के, कि लोगों को किस तरह से लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह से डिनाई किया गया है। अब आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, आप बताओ मुझे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिनाई करना सही है या गलत है, ठीक है। बैनिंग जो है, ये बैन कर देने वाला ऑप्शन सही है या गलत है, क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, तो हर आर्ग्यूमेंट का दो डायमेंशन होगा, हर अगर गलत है तो गलत में भी एलिमेंट ऑफ ट्रुथ रहता है, और सही है तो सही में भी एक डायमेंशन ऐसा रहेगा जहां उसे गलत प्रूफ किया जा सकता है। आगे ना समझ में? तो इसके चलते क्या है, इसके चलते मतलब एक बहुत ग्रे एरिया डेवलप हो जाता है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, उसका जो एरिया ऑफ इंटरफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, लोगों को कहां तक अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। बैनिंग क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो बैनिंग इज एन इजी सोल्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बैनिंग बहुत इजी सोल्यूशन है, ठीक है। आपने बैन कर दिया उस चीज को कि आपको ये बुक नहीं लिखने दी जाएगी, आपको ये मूवी नहीं बनाने दी जाएगी, ठीक है। बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो वो हार्मफुल होता है बैनिंग। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को बैन करने लगते हो ना, तो एक बार आपने बैन कर दिया, दो बार बैन कर दिया, तो उसके चलते क्या होगा कि सोसाइटी उस चीज की यूज टू हो जाएगी, ठीक है, यूज टू हो जाएगी। और फिर क्या होने वाला है, तो जो जेएस मिल ने 4 आर्गुमेंट दिए उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, जो सच में सच हो सकते थे, लेकिन क्योंकि बैनिंग वाज एन इजी टूल और उसको जब यूज करते चले गए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन करते जाओगे, रिस्ट्रिक्ट करते जाओगे, तो बहुत सी बार क्या होगा, जो सच में सच होता है उस चीज को दबा दिया जाएगा, और जो कह सकते हैं कि फॉल्स है, ठीक है, तो उस फॉल्स को ट्रुथ की तरह डिपिक्ट कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो यहां पे वही आर्गुमेंट आता है कि बिकॉज वंस वन बिगिंस टू बैन देन वन डेवलप्स अ हैबिट ऑफ बैनिंग, एंड इन दिस हैबिट ऑफ बैनिंग यू आर बाउंड टू लूज द एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, ठीक है। जो सच होगा उसे आप भूल जाओगे, वो आपसे खो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस सेंस में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है ना, एक चीज और समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से, कि जब ये बैनिंग एक इजी ऑप्शन हो जाता है तो उसके चलते क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में हम स्टेट की बात करें, डेमोक्रेसी में बात की जाए, डेमोक्रेसी में अगर इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने, ठीक है,
और आप क्या कर दोगे, उन्हें सप्रेस करते चले जाओगे, तो वो डेमोक्रेसी कब डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो कह सकते हैं कि टेरेनी वाला एलिमेंट है ना, वो यहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक ऐसा राइट है जो होना चाहिए, और ये आज और कल की मतलब डिबेट नहीं है। ये कहां से आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठा के अगर देखोगे ना, तो उस टाइम पीरियड से ही लोग फ्रांस को ऐसा मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें हम, यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री तो यूरोप के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री क्या बताती है कि सारे अच्छे आइडियाज कहां से निकल के आए हैं, फ्रांस से निकल के आए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां से निकल के आए। हम भी पढ़ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं। तो जो लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी के आइडिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के जो कोर आइडियाज निकल के आए फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो उसमें ये बात की जाती है कि लिबर्टी जो दी जाए इंडिविजुअल को, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, इन सारी चीजों की भी क्या दी जानी चाहिए, लिबर्टी दी जाना चाहिए। और बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं यहां पे, देखो अब वही वाली बात आती है कि जब आप बोल रहे हो कि बैनिंग लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, तो फिर आपने तो गवर्नमेंट ने खुद क्या बना के रखा है, एक सेंसर बोर्ड बना के रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने, देखो अच्छा सवाल है, गवर्नमेंट ने तो खुद सेंसर बोर्ड बना के रखा है, तो फिर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं करता है। तो कंसेप्ट समझो, देखो हर चीज का डायमेंशन होता है एक दिखने का। अब वो सेंसर बोर्ड क्यों बनाया गया है, ताकि उन सारे एलिमेंट्स को सेंसर किया जा सके जो कल को सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई मूवी है, कोई मूवी में अगर कोई एक स्पेसिफिक सीन है, या तो सीन को क्या किया जाता है, सेंसर बोर्ड के द्वारा हटाया जाता है, उस सीन को डिलीट किया जाता है, ना कि पूरी मूवी को। हाथ में आपको समस्या होगी तो आप उस हाथ का इलाज करवाओगे, उस हाथ को काट के नहीं रख दोगे। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि सेंसर बोर्ड का काम करने का तरीका और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका दो अलग अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीजों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में ये भी अच्छा दिया है, क्या कि ब्रिटेन के रॉयल फैमिली में जैसे जो इंसान काम करता है उनके साथ, रॉयल पैलेस में जो काम करेगा, तो उस इंसान से पहले ही काम पे रखने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि आप काम छोड़ के जाओगे ना, तो आप किसी को कभी इंटरव्यू नहीं दोगे, आप कभी कुछ लिख नहीं सकते हो किसके बारे में, ये जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, इसके बारे में। ठीक है, कभी कुछ लिख नहीं सकते हो, किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या कर्टेलमेंट है या नहीं है। सोचो, आराम से सोचना, रात में सोने से पहले सोचोगे तो सपने में भी यही सोचोगे आप। ठीक है, सोचना जरा उस चीज पे, आगे समझ में। तो कॉन्स्टेंट्स जो लगाए जाते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो कॉन्स्टेंट्स जो लगाए जाते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं, और उन अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स को हम क्या करते हैं, वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कॉन्स्टेंट्स सही भी है, गलत भी है। स्टार्टिंग में चले जाओ एकदम, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम एक तरह से, फ्रीडम कम्स विद सम कॉन्स्टेंट्स। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स आप बोल रहे हो, लेकिन उस एब्सेंस का भी मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम या फिर रिड्यूस्ड सोशल कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए। तो आप एकदम ये नहीं बोल सकते हो कि एकदम खुली छूट है, तो खुली छूट हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो पावरफुल है वो तो वीक के ऊपर एकदम डोमिनेट करके बैठ जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कांस्टेंट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, होते हैं कांस्टेंट अलग अलग तरह के होते हैं, दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कांस्टेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सम कांस्टेंट्स आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर कह लो आपकी रिलीजियस अथॉरिटीज जो होती है वो कांस्टेंट लगा देती है। ठीक है, अब जैसे सनेटिक वर्स सलमान रशीद की जो बुक लिखी गई, तो वो क्या है, उसके ऊपर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ चढ़ के क्या किया, अपोज किया। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ चढ़ के अपोज किया। तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स लगेंगे अब, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो समटाइम्स दीज कॉन्स्टेंट्स आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, इनसे आप नहीं लड़ पाओगे। फिर कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स बाय विलिंगनेस। कभी कभी हम खुद से कॉन्स्टेंट लगाते हैं चीजों पे, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, हमारी फ्रीडम पे। आपको आइसक्रीम खाने की फ्रीडम है पूरी पूरी, ठीक है, अभी ये वीडियो लेक्चर बंद करके आप आइसक्रीम खा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप कभी कभी आइसक्रीम खाने के ऊपर कांस्टेंट खुद से लगा लेते हो। कैसे लगाते हो, खुद से क्यों लगाते हो? अब आपको सर्दी हो रही है, तो सर्दी हो रही है तो क्या करना होगा आपको, आइसक्रीम आप खुद नहीं खाओगे ना। तो ये जो कांस्टेंट लगाया है ये आपने अपनी विलिंगनेस से लगाया है। आगे समझ में? तो कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन। कुछ कांस्टेंट आपके ना चाहते भी लगाए जाते हैं, वो मतलब उनसे लड़ना भी आसान नहीं होता है। कुछ कांस्टेंट आप खुद लगाते हो। तो अब इस केस में तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आपने खुद नहीं आइसक्रीम खाई है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आइसक्रीम खा लेंगे तो सर्दी और बिगड़ जाएगी। ठीक, तो उस सेंस में आपको एक ब्रॉड डायमेंशन रखना होगा जब आप फ्रीडम को पढ़ते हो। ठीक है, फ्रीडम में कॉन्स्टेंट्स की बात करते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे हम चीजें, लेकिन अब चैप्टर भी कंक्लूड हो रहा है तो आप सारी चीजों को मिक्स कर सकते हो कि चैप्टर
मतलब ब्रॉड फ्रीडम की हेडिंग को ले सकते हो आप, ठीक है। तो लेट्स सम अप, उसको सम अप करते हैं हम कैसे कि फ्रीडम जो है, तो फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। स्टार्टिंग में डेफिनेशन यही पड़ी थी, फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए। फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब जब कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे तो उसमें वही समस्या आती है कि इंडिविजुअल क्या है, अपने आप को हार्म भी तो कर सकता है। तो यहां पे फिर क्या कहा जाता है कि फ्रीडम एम्बॉडीज आवर कैपेसिटी एंड आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, ठीक है। लेकिन फ्रीडम क्या करती है, हमारे को कॉन्स्टेंट्स खत्म कर देना ही फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम जब हमारे पास सही मायने में होगी तो वो क्या करेगी, हमारी एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, इस चीज को एनहांस करती है फ्रीडम, ठीक है। तो चॉइसेस कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फ्रीडम में क्या है, एब्सेंस, देखो कनेक्ट करना, फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स की कमी होना चाहिए। अब कॉन्स्टेंट्स की जब कमी होना चाहिए ना, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास में चॉइसेस के ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया कि आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चीजों को करोगे। लेकिन जब आप अपने हिसाब से चीजों को करोगे तो क्या होगा, चॉइसेस कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। एग्जांपल क्या लेते हैं कि पेरेंट्स बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि पढ़ लो बेटा, ठीक है, पढ़ लो बेटा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप पढ़ के जाओगे तभी तो कुछ लिख के आओगे, नहीं तो आगे पीछे वालों के भरोसे जाओगे फिर तो एग्जाम में, ठीक है। तो उस तरह से पेरेंट्स ने बहुत बोला पढ़ लो, लेकिन आप नहीं पढ़े। तो अब क्या होगा कि आपने अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करी, बोला कि पढ़ू ना पढ़ू ये मेरी फ्रीडम, ठीक। आपने अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करी, आपने चूज क्या करा, नहीं पढ़ना। तो आपने जो चॉइस बनाई है, चॉइस कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप अपने बुरे मार्क्स के लिए फिर खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। आगे समझ में? तो चॉइसेस कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर बुरे नंबर आएंगे, ठीक है, बुरे नंबर आएंगे और कह सकते हैं पिटाई होगी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। आया ना समझ में? तो इस तरह से आपको चीजों को समराइज करना कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम में कॉन्स्टेंट्स बुरे नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स बुरे नहीं है, बस वो कॉन्स्टेंट सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद में जब आप फ्रीडम में बोलते हो कि हमें चॉइसेस रहना चाहिए, तो आपकी चॉइसेस, आप फ्रीडम को एक्सरसाइज करके अपनी चॉइसेस ले रहे हो, तो आपकी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद रहोगे। क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो देयरफॉर वन इज नीडेड टू डेवलप द कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस। तो इसीलिए क्या है, फ्रीडम का सही मायना में अगर हम देखें तो वही होगा कि आप अपनी कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस उन्हें डेवलप करो, ठीक है। आप सही मायने में चॉइसेस जो है वो करेक्टली चूज कर पाओ चीजों को। डिसीजन लेने की आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी पोटेंशियल को डेवलप करना ही क्या है, आपकी पोटेंशियल को डेवलप करना ही सही डेफिनेशन है फ्रीडम की, ठीक है। थ्रू और वो जो कैपेबिलिटी है कि कैसे सही डिसीजन लिया जाए, वो कैसे डेवलप होगा, तो थ्रू एजुकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट्स। तो आप सही एजुकेशन, सही कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट को जब इंक्लूड करोगे तो अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेने की जो पोटेंशियल है वो डेवलप होते चली जाएगी, ठीक है। और ये उतना ही जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट एज मच एज इट इज नीडेड टू बी नर्चर्ड बाय लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। जब आप फ्रीडम को एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो, आप क्या बोलते हो कि स्टेट जो है उसकी अथॉरिटी की, मतलब स्टेट की जो अथॉरिटी उसको लिमिट किया जाए। तो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करना भी उतना ही जरूरी है जितना क्या आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डेवलप करो। आया समझ में? तो देखो भैया, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लग रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेंथी टॉपिक था, अलग अलग डायमेंशन देखे सर हम तो चक्कर ही खा गए, तो एक बार मैं आपको 2 मिनट में समराइज कर देता हूं। देखो क्या है, समराइज कैसे कर सकते हैं कि जेएस मिल जो है, तो जेएस मिल क्या है, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट 4 पॉइंट्स में देते हैं, चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या चीज, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना या फिर बैनिंग करना चीजों की, ये जस्टिसिएबल है या नहीं है, तो ये जस्टिसिएबल नहीं है। क्यों? शॉर्ट टर्म में तो सही, लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप जो ट्रुथ का एक एलिमेंट होता है जेएस मिल के हिसाब से, आप उसे खो दोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं वो कि चीजों को अलाउ किया जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो सही नहीं होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करना, ठीक है। और सॉरी, ठीक है। फिर ये जो कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट सही होते हैं, गलत होते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि कांस्टेंट जो है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, सिचुएशन पे, और उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कांस्टेंट देखोगे तो कांस्टेंट्स भी जरूरी है, और कांस्टेंट के साथ साथ जरूरी ये है कि आप अपनी चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो आपको फोकस उस चीज पे किया जाना चाहिए कि आप कैसे सही चॉइसेस लेने के लिए सक्षम बन पाए, ठीक है। उस कैपेसिटी को कैसे डेवलप करें, वो सही मायने में फ्रीडम होगा, उतना ही जितना कि आप फ्रीडम में क्या बोलते हो कि स्टेट की जो अथॉरिटी है उसे लिमिट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दिस होल चैप्टर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, नाचो गाओ ऐश करो। तो अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, एक पॉलिटिकल आइडिया समझा है आपने, अभी आपने इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर देखा, दूसरा फ्रीडम देखा है।
अब जो नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल आइडिया है कौन सा? इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी। चलो मैं आपको लूपिंग करवा देता हूं, मतलब ये चैप्टर और पिछला अगला चैप्टर जो है जुड़ा हुआ है बताता हूं। फ्रीडम और इक्वालिटी जो है ना, दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती लेकर बैठे हैं। कैसे, कहां, क्या, वो जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होते चली जाएगी, उसको उसके साथ जोड़ के देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।